हिंदी आंगन सदा ही तत्पर है आपके सुनहरे भविष्य के लिए। करें यदि निरंतर प्रयास तो मेहनत रंग लाती है, पर उस रंग को बनाने में उम्र गुजर जाती है। तो मेहनत तो सभी कर ही रहे हैं, जैसा कि पता है कि एग्ज़ाम हम लोगों का आने ही वाला है। तो चलिए एक और प्रयास करते हैं और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं आधुनिक कालीन जो हमारे प्रश्न हैं भारतेंदु युग से। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग जो कि भारतेंदु युग से हमारा है। सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ कहाँ से माना जा सकता है? तो ऑप्शन है आपके 1857, 1950, 1800 या 1943। तो देखिए इसका आंसर आपका होगा 1857। तो हम यहाँ से इसका प्रारंभ मान सकते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है? संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत, संवत 1900 से 43 से 1984 विक्रम संवत, संवत 1950 से 1984 विक्रम संवत या संवत 1900 से 1900 विक्रम संवत। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने जो है 1900 से, तो देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारा, इसका आंसर होगा आपका 1900 से 1984 ईस्वी। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 19वीं सदी की साहित्य सृजना का मूल उद्देश्य क्या था? जो साहित्य सृजना चल रही थी उसका मूल उद्देश्य क्या रहा? देखिए 19वीं सदी से पहले भी बहुत सारे गद्य लिखे गए, जो थोड़ा जैसे नाभादास का रहा, आपका भक्तमाल, गोकुलनाथ का रहा, है ना। तो ये सभी गद्य लिखे गए, लेकिन एक निरंतरता के साथ जो था 19वीं सदी के बाद ही गद्य का सृजन हुआ। तो उसका उद्देश्य क्या रहा? तो इसका उद्देश्य रहा पराधीनता का बोध। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 5, यह युग यानी कि भारतेंदु युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम विलास शर्मा या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़दवाल। तो देखिए इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भारतेंदु युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा है? अवधी पर, खड़ी बोली साहित्य पर, बंगला या मराठी साहित्य पर? तो देखिए प्रश्न नंबर 6 है हमारा, नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव कौन से साहित्य पर है? तो ये है बंगला साहित्य पर। बंगला साहित्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कृष्ण शंकर शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को, और इनके अलावा डॉक्टर नगेंद्र ने भी भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को नव जागरण काल के नाम से बुलाया है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या रही? तो भारतेंदु युग की समय सीमा क्या रही? 1900 से 1920 भी है, 1957 से 1900, फिर 1840 से 1900 या 1843 से 1968। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा आंसर नंबर बी, 1857 से 1900 तक। ये जो है भारतेंदु युग की समय सीमा रही है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
आचार्य शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक के कालखंड को क्या कहा है? तो देखिए आप सभी परिचित भी होंगे इस प्रश्न से। तो प्रश्न 9 का भारतेंदु युग कहा है, या पुनर्जागरण काल कहा है, या खड़ी बोली काल कहा, या नई धारा प्रथम उत्थान कहा है? तो आपने रामचंद्र शुक्ल की बुक को कभी पढ़ा होगा तो वहाँ आपने देखा भी होगा कि इन्होंने नई धारा प्रथम उत्थान भारतेंदु युग को नाम दिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल में हिंदी रचना, आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली? अवधी, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा या उर्दू? तो देखिए सभी जानते हैं कि आधुनिक काल के आते आते जो है ना, अवधी और ब्रिज भाषा ये दोनों हल्की पड़ गई थी, और खड़ी भाषा, खड़ी बोली, इसको वजूद मिला और खड़ी बोली का विस्तार हुआ। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा खड़ी बोली, कि आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्वीकृत किया गया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हमें आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए? क है परंपरा से बगावत, ख वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ग मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, और घ वेद पुराण सम्मत दृष्टिकोण। तो देखिए आंसर आपका होगा ग। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हमें आधुनिक शब्द का अर्थ ग्रहण करना है मध्यकाल से भिन्न और नवीन काल, नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण के अर्थ में। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो नवीन दृष्टिकोण था यहाँ पर उत्पन्न हुआ था, मध्यकाल से भिन्न रहा। मध्यकाल में हमने क्या क्या देखा? मध्यकाल में भक्ति काल और आपका रीतिकाल है ना, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल है, और जो इसकी शुरुआती मध्यकाल रहा वो हमारा भक्ति काल रहा। तो दोनों से भिन्न एक नवीन दृष्टिकोण लेकर रहा आधुनिक काल। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? प्राचीन साहित्य का त्याग, साहित्य का आधार विज्ञान को बनाना, भौतिकतावादी दृष्टिकोण, या मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ना? तो देखिए अंदाज़ा लग ही गया होगा प्रश्न से कि हमारा जो प्रश्न है वो ये कहना चाहता है कि आधुनिक काल के आते आते हमें क्या देखने को मिला? क्या प्राचीन साहित्य का त्याग किया? क्या साहित्य का आधार विज्ञान को बनाया? या दृष्टिकोण भौतिकवादी रहा? तो मुझे लगता है इन तीनों से ज़्यादा सटीक आंसर रहेगा कि मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ा गया, यानी जो भारतेंदु युग में साहित्य लिखा गया उसने पहली बार आम जनता के हृदय को टटोला। वरना आप सभी जानते हैं रीतिकाल में श्रृंगारिकता को महत्व दिया गया, भक्ति काल में इंसान जो कि हताश था तो वो भक्ति से, भगवान से जुड़ा था, लेकिन मानव से जुड़ा आधुनिक काल में। ठीक है, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो इनका जन्म जो है 1850 में हुआ है। बहुत जो है सिंपल सी आपकी ये सन है जो कि याद भी हो जाएगी। 1850 में इनका जन्म हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन की नहीं है? नहीं का ध्यान रखना होता है, प्रश्न को जब भी पढ़ें ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ें। क राष्ट्रीयता, ख सामाजिक चेतना, ग स्वच्छंदता, और घ समस्या पूर्ति। देखिए राष्ट्रीयता थी, सबको पता है, राष्ट्रीयता देशभक्ति पर उन्होंने लिखा है। सामाजिक चेतना भी है यहाँ पर, है ना, क्योंकि समाज से जुड़ा पहली बार, मैंने आपको भी पहले प्रश्न में भी बताया। समस्या पूर्ति भी यहाँ पर थी। समस्या पूर्ति का अर्थ होता है आपको एक कविता की एक पंक्ति दे दी जाती है, कोई भी
जैसे मान लीजिए बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे लेखक हैं और एक कोई एक अवसर है और कोई पंक्ति दे दी जाएगी कि इस पंक्ति पर आपको कविता लिखनी है, तो वो पंक्ति समस्या के रूप में दी जाती है। उस पर ही कविता लिखनी होती है और बहुत सारे कवि उस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार समस्या पूर्ति एक मेन विशेषता रहेगी भारतेंदु युग की। सामाजिक चेतना भी है और राष्ट्रीयता भी है। कुल मिलाकर स्वच्छंदता छायावाद की रहेगी, भारतेंदु युग की नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तदीय समाज के संस्थापक, देखिए नेट दिसंबर का प्रश्न है और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद है, वल्लभाचार्य, रत्नाकर है। देखिए तीनों नाम सटीक नहीं बैठते हैं। भारतेंदु हैं जिन्होंने तदीय समाज की स्थापना की है। तो इसके साथ 15 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए हैं और आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, कुसुम, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की ना बहुत सारी रचनाएं हैं और इनको याद तो करना ही पड़ता है क्योंकि ये जो है एक ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाओं को बीच में से पूछा जाता है। और ये कश्मीर कुसुम जो है ना, ये भारतेंदु जी की ही रचना है। तो इस तरह से 70 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, जिनमें से 17 नाटक हैं। ठीक है, मौलिक और अनुदित नाटकों को मिलाकर कुल 17 नाटक माने जाते हैं इनके और टोटल रचनाएं 17 मानी जाती हैं, 70। तो ये 70 की 70 हमें एटलीस्ट कम से कम 1-2 बार तो पढ़नी ही चाहिए। 17वां प्रश्न लेते हैं। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार रिपीट होता है, न जाने कितनी बार बनता है। तो प्रश्न देख लेते हैं। खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह, देखिए प्रेम तरंग ब्रज भाषा में है, प्रेम माधुरी ब्रज भाषा में है, प्रेम सरोवर ब्रज भाषा में है और इनका जो फूलों का गुच्छा है ये इनका खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है। आया हुआ भी है और एक बार नहीं, बहुत बार ये प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखिएगा, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित इनकी जो है रचना है, कविता संग्रह है। आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है, किसने किया है? सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने या भारतेंदु ने? तो देखिए 18वें प्रश्न का आपका उत्तर देखिए, मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद पूछा गया है। तो ये अनुवाद जो किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। और इसके अलावा जो शकुंतला है, शकुंतला का भी इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया है और खड़ी बोली का जो है ये प्रथम रचना मानी जाती है गद्य की। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ ही जरासन वध महाकाव्य, जरासन वध महाकाव्य रचना किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रशेखर आज़ाद या गोपाल चंद्र गिरिधर दास? तो देखिए नाम से ही हमें अंदाज़ा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, आप भी लगाइए। प्रश्नों को मन में लगाया कीजिए क्योंकि हम खुद से हल करें तभी अच्छा रहता है और लगाना चाहिए। जरासन वध गोपाल चंद्र गिरिधर दास, इनकी रचना है ये। तो गोपाल जब जरासे थे ना, तभी उन्होंने पूतना का वध कर दिया था। तो इस तरह हम रिलेट भी कर सकते हैं कि गोपाल हमारे गिरधर जरा से बालक थे और तभी भी वध करना जानते थे, बताइए। तो इस तरह से रिलेट भी किया जा सकता है, बस याद होना चाहिए और कुछ नहीं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। तो कृष्णायन देखिए भाषा क्या है हमारी कृष्णायन महाकाव्य की? पहली बात तो कृष्णायन महाकाव्य है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आधुनिक काल का महाकाव्य है, भक्ति काल का नहीं है। नाम से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भक्ति काल का है। तो खड़ी बोली अवधी ब्रज भाषा या मैथिली?
तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अवधी। ठीक है, कृष्णायन महाकाव्य अवधी भाषा का है, लेकिन है आधुनिक काल का, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? देखिए, भारतेंदु मंडल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये प्रश्न बनता है, कोई भी कवि दे दिए जाते हैं। तो प्रेमघन नहीं है, अंबिकादत्त व्यास नहीं, सुमेर सिंह नहीं है, या प्रताप सिंह नहीं है। कौन है जो भारतेंदु मंडल के नहीं हैं? ठीक है, तो प्रेमघन तो है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनका पूरा नाम है। अंबिकादत्त व्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं मंडल के, और इन्होंने कई समस्या पूर्ति भी की थी, जिसमें एक महारानी विक्टोरिया की समस्या पूर्ति है, अमी की भरी कटोरिया सी जीती रहो महारानी विक्टोरिया। तो इस तरीके से समस्या पूर्ति इन्होंने की है। और सुमेर सिंह भी हैं, और आपके जो है प्रताप सिंह, ये नहीं है भारतेंदु मंडल के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 बहुत महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। 22 में पूछा है कि आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा किसने दी है? नवीन काल किसने माना है? गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या नंद किशोर नवल। तो देखिए, गुलाब राय जो है ना, इन्होंने आधुनिक काल को नवीन काल कहा है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार नामकरण किए हैं। गद्य काल आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और उन्होंने उसके भेद किए हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, इस तरह से आधुनिक काल के अंतर्गत भेद किए हैं। और नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल, नवजागरण काल, और इस तरीके से उन्होंने भेद किए हैं, और सब ने अलग अलग किए हैं। तो उसी प्रकार नवीन काल कहा है गुलाब राय ने। तो नया हो गुलाब तभी अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अगर रखा हुआ हो जाए तो उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं ना, और वो गुलाब जैसा नहीं रहता। तो ऐसे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? तो आप सभी जानते हैं कि ब्रज भाषा का जो है चरम सीमा थी भक्ति काल में, और रीति काल में श्रृंगारिक कविताएं ब्रज भाषा में ही लिखी गई। पूरे ब्रज भाषा की जो भाषा थी, वो रीति काल की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। तो एकदम से जब भारतेंदु युग आता है, आधुनिक काल जब आता है, तो ब्रज भाषा इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं, धीरे धीरे ही उसका पुट जो है कम होगा। तो इसलिए भारतेंदु युग में ना लगभग जो कविताएं लिखी गई हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं। इसलिए आधुनिक काल होने पर खड़ी बोली आप नहीं कहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो भारतेंदु युग में तो सारी कविताएं, सारी रचनाएं लगभग ब्रज भाषा में रही हैं। कुछ एक रचनाएं हैं जो आदिकाल में खड़ी बोली में रची गई हैं, क्योंकि वहाँ एक प्रयोग के रूप में खड़ी बोली को लिया जा रहा था, पर वो उसमें पूरी तरह से एक नहीं बैठ पाए, और फिर ब्रज भाषा को ही उन्होंने लिखा। द्विवेदी युग आते आते जो है खड़ी बोली को अपनाया गया, और पूरी तरह से ब्रज भाषा को उतारकर खड़ी बोली को शीर्ष पर रखा गया। ये कहा भी है पंक्ति में, तो ध्यान रखिएगा इस विषय में। तो भारतेंदु युग की अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? कई बार प्रश्न बनता है, और देखिए आप सभी जानते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है, और विठलनाथ ने कहा था जब उनकी मृत्यु हुई थी कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु ले न होए सो ले। तो इस तरह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भक्ति काल में पुष्टि मार्ग की चर्चा हुई है, तो हम यहाँ पर किसको चुने? तो आप सभी जान ही रहे हैं कि भारतेंदु जो है ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने काफ़ी अधिक किया है, और वहीं से चलते चलते ये आए हैं। तो भारतेंदु जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षित माने जाते हैं। ठीक है, पुष्टि मार्ग में दीक्षित है भारतेंदु। आगे चलते हैं। बकरी विलाप भी बहुत महत्वपूर्ण काव्य कृति है। ये किसकी है? देखिए पूछी भी जा चुकी है, और भी अन्य परीक्षाओं में ये पूछी गई है।
प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु या सर्वेश्वर। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी और यहाँ दिया गया है बकरी विलाप। तो ये हमें देना है आंसर हमारा भारतेंदु जो है, बकरी विलाप जो है भारतेंदु की रचना है, ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। देखिए यहाँ है 26वां प्रश्न, नव जागरण का अग्रदूत। देखिए सभी प्रश्न नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने योग्य हैं। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को माना जाता है? शिव प्रसाद सितारेहिन, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। एक तो सभी दिग्गज नाम दिए जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता है शिव प्रसाद सितारेहिन हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो या मैथिली शरण गुप्त हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है भारतेंदु जी को। ठीक है, भारतेंदु को माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 27वां प्रश्न है हमारा, भारतेंदु ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? देखिए इसमें इनकी देशभक्ति झलकती है। तो फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में है इनका, भक्ति सर्वस्व में नहीं हो सकता, तदीय समाज जो है इनकी एक संस्था है, प्रबोधिनी, ये इनकी एक रचना है जिसमें इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अजातशत्रु किस साहित्यकार को कहा गया है? किस साहित्यकार को अजातशत्रु कहा गया है? तो कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं और नहीं भी पढ़ें तो देखिए भारतेंदु ही हैं जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है और उसी की वजह से इनको अजातशत्रु कहा गया है, क्योंकि इनका जो है योगदान बहुत सराहनीय है। तो सॉरी, आगे चलते हैं। भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में अपनी कविताएं रची हैं? उर्दू में भारतेंदु देखिए लिखते थे तो दद्दा नहीं, जक्की नहीं, सुकवि नहीं, रसा। ठीक है, रसा नाम से अपनी कविताएं उर्दू में लिखा करते थे। आगे चलते हैं। नए ज़माने की मुकरियाँ या नए ज़माने की मुकरी। आप सभी जानते हैं कि आदिकाल में मुकरियाँ जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी और यहाँ कंफ्यूज करने के लिए अमीर खुसरो दिया गया है। तो हमें अमीर खुसरो तो बिल्कुल भी नहीं चुनने हैं, क्योंकि ये नए ज़माने की मुकरी हैं। और नया ज़माना कब आया? आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में भारतेंदु सबसे पहले ऐसे लेखक रहे जिन्होंने नए ज़माने की मुकरियाँ लिखी। और ये मुकरियाँ आप जानते ही हैं, बात को कहकर मुकर जाना कि क्यों सखी साजन, तो दूसरी सखी कहती है नहीं सखी साजन, नहीं सखी अंग्रेज़। ठीक है, इस तरह से भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं, आप पढ़ सकते हैं उनको, वो मुकरियों में हैं, कहकर बात को मुकर जाना। तो अगले प्रश्न की ओर देखें। अगला प्रश्न है 31, पैरोडी, श्यापा, गाली, ये जो है कविताओं के रूप हैं, ये सभी किसने लिखे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना। पैरोडी है स्यापा, स्यापा देखिए उर्दू में लिखा गया है। और गाली, गाली को गाली ना समझें, ये शादी ब्याहों में गाने वाली एक कविता होती है जिसमें समधी समधन को लेकर के कुछ हंसी मजाक होता है और उसी को इस रूप में कहा जाता है। तो ये जो है भारतेंदु जी द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, पैरोडी एक हास्यात्मक थोड़ा सा पैरोडी रहती है, तो ये भी भारतेंदु द्वारा बहुत सारी विधाएं कविताओं में इन्होंने लिखी हैं। आगे चलते हैं। 32वां प्रश्न हमारा कविता के लिए, खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? अब यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कविता के पक्ष में खड़ी बोली के लिए आंदोलन की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। आंदोलन की शुरुआत किसने की? प्रेमघन, भारतेंदु, प्रताप नारायण। देखिए सभी ये जानने वाली बात है कि ये तो ब्रजभाषा से ही खुश थे, ये भी ब्रजभाषा से खुश थे, प्रताप नारायण भी ब्रजभाषा में ही अपना जो है काव्य संग्रह लिख रहे थे।
तो यहाँ पर एक नया नाम हमको मिलता है, अयोध्या प्रसाद खत्री। तो ये ना इन्होंने एक प्रयोग किया और ये पहली बार खड़ी बोली के पक्ष में खड़े हुए। इन्होंने अपनी पत्रिका निकाली और उस पत्रिका में ब्रिज भाषा से संबंधित जो भी कविताएं थे उनको प्रकाशित करने से इनकार किया था। खड़ी बोली ही हम प्रकाशित करेंगे, इस तरह खड़ी बोली को इन्होंने विकास की ओर लाया। आगे देखते हैं, विश्राम सागर किसकी रचना है? विश्राम सागर किसकी रचना है? तो रघुनाथ राम सनेही, राधाचरण गोस्वामी और भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाबा रामचरण दास। तो देखिए इसका आपका आंसर होगा रघुनाथ दास राम सनेही, विश्राम सागर इनकी रचना है। हम लोग क्या करते हैं, रघुनाथ भगवान के दास हैं हम और स्नेह से उन्हीं के चरणों में विश्राम करना चाहते हैं, है ना। और वहीं हमें पूरा स्नेह का सागर मिल जाता है। तो रघुनाथ के हम दास हैं, राम के चरणों में विश्राम करना चाहते हैं ताकि उनके स्नेह का हम सागर पा सकें। चलिए आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न कहता है, साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो 1885 में या 1875 में, 1884 या 1800, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। 1850 में इनका जन्म हुआ था और 30 वर्ष इसमें प्लस कर दीजिए 1880। इनको भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया था साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? मैं आपको बहुत अच्छे से पिछले भी क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ कि समस्या पूर्ति एक मुख्य विशेषता है भारतेंदु युग की। ठीक है, भारतेंदु देख करके ये ना देखें, पूर्व को भी ध्यान रखें। भारतेंदु पूर्व में नहीं जाना है। भारतेंदु युग की एक विशेषता है आपकी समस्या पूर्ति, यानी एक पंक्ति दे देना, आपको मैं एक पंक्ति दे दूँ और उस पंक्ति पर आपको पूरी कविता लिख कर लानी है, ये समस्या पूर्ति होती है। ठीक है, एक प्रेमघन ने भी समस्या पूर्ति की थी, पपीहा बोले पीहू कहाँ, ये इनकी समस्या पूर्ति है। आगे चलते हैं, देखिए 36वें प्रश्न की ओर हम आ गए हैं। भारतेंदु के साहित्य में भारतेंदु के साहित्य गुरु यहाँ पूछे गए हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार बनता है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो 36वां प्रश्न है, यहाँ भारतेंदु युग के साहित्य गुरु पूछे गए हैं और ये हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा है, हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री या श्रीधर पाठक। तो 37वें प्रश्न में कहा है हिंदी की हिमायत, ये शीर्षक से एक कविता लिखी थी इन्होंने, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। किसने लिखी थी? ये लिखी थी प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ने। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी सिर्फ इतना भी आ जाता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। कहाँ के हैं ये? भारतेंदु युग के हैं, भारतेंदु मंडल के हैं। आगे चलते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय कविता की रचयिता कौन है? तो आनंद अरुणोदय कविता लिखी गई है प्रेमघन यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा। तो प्रेम के घन जब बरसते हैं तो आनंद ही आनंद चारों तरफ कर देते हैं। प्रेम के घन यानी प्रेम के बादल बद्री नारायण यानी बरसते हैं तो आनंद ही आनंद हर तरफ कर देते हैं। आगे देख लेते हैं, इनमें भारतेंदु युग की विशेषता कौन नहीं है? फिर देखिए प्रश्न मुझे लगता है आपसे बन जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
राष्ट्रीयता है, सामाजिक चेतना है, समस्या पूर्ति तो विशेषकर आपको याद रखनी ही है, और कल्पना की अधिकता ये बिल्कुल नहीं है। कल्पना की अधिकता यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ये छायावाद में आपको मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए 40वें प्रश्न की ओर हम आ गए हैं। विजयिनी विजय वैजयंती, बड़ी महत्वपूर्ण ये कविता है, किस कवि के द्वारा लिखी गई? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, नरेश मेहता या राकेश वत्स के द्वारा? तो ये देखिए इसका सही आंसर आपका होगा भारतेंदु हरीशचंद्र। विजय वैजयंती, विजयिनी विजय वैजयंती भारत की विजय पर लिखा गया है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत की सेना को कहाँ भेजा गया था जब हमारे भारत की सेना जीत गई थी, और उसकी जीत के उपलक्ष्य में भारतेंदु ने ये कविता लिखी थी। चलिए आगे चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। खड़ी बोली का पद्य रचना किसकी है? खड़ी बोली का पद्य, ये एक रचना है। खड़ी बोली का पद्य रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह प्रसाद खत्री या प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए हम यहाँ पर एक जैसे नाम देख रहे हैं, दो, अयोध्या। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की तरफ नहीं जाना है, ये हरिऔध हैं, ठीक है ना, ये हरिऔध हैं। हमें जाना है अयोध्या सिंह प्रसाद खत्री, क्योंकि भारतेंदु युग के अंदर इन्होंने खड़ी बोली को विकास दिया है, इन्होंने खड़ी बोली का हाथ पकड़ा है, इन्होंने ही खड़ी बोली को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो हमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध मिलेंगे, लेकिन वो आगे द्विवेदी युग में मिलेंगे। यहाँ पर खड़ी बोली का पद्य, ये जो रचना है ना, ये इन्हीं की है, अयोध्या प्रसाद खत्री की है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 42वां प्रश्न है। भारत बारहमासा ये प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो भारत बारहमासा हमारी जो कविता है वो राधा कृष्ण दास द्वारा लिखी गई है। तो राधा कृष्ण के दास हम बने रहना चाहते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो 12 मास हम राधा कृष्ण का जाप करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि भारत में राधा कृष्ण के प्रेम को सराहा जाता है और इसीलिए प्रेम का संदेश भारत में फैलाया जाता है। तो भारत में 12 मास हम राधा कृष्ण के संदेश को फैलाना चाहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना है? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए भारतेंदु युग के जो कवि हैं वो काव्य की आत्मा किसको मानते हैं? ठीक है, काव्य की आत्मा, है ना। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर है, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि काव्य की आत्मा किसे माना जाता है, तो सभी मानते हैं। और भारतेंदु युग के कवियों ने भी रस को ही जो है काव्य की आत्मा स्वीकार किया है, क्योंकि जब तक पाठक को काव्य पढ़कर रस की अनुभूति ना हो तब तक काव्य लिखने का उद्देश्य सार्थक नहीं होता है। अलंकार होते हैं, रीति भी होगी, क्योंकि रीति से काव्य लिखा जाता है और अलंकार की उपस्थिति काव्य को एक सुंदरता प्रदान करती है, एक अलंकृत बनाती है और पढ़ने योग्य बनाती है। छंदों का विधान वहाँ पर उसको एक प्रकार देता है जिसे पाठक पसंद करता है, और ध्वनि भी महत्वपूर्ण है। लेकिन रस के बिना उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस उद्देश्य से उसको लिखा गया है ना, पाठक के पढ़ने के बाद वही रस उसको अनुभव भी होना चाहिए। तो इसलिए भारतेंदु युग के कवि भी रस को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 44वां हमारा प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये किस आलोचक का कथन है? तो भारतेंदु युग ना नंद दुलारे वाजपेयी हैं, रामविलास शर्मा हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर रमेश चंद्र शाह हैं। तो देखिए ये जो इस तरह के कथन कहेंगे ना, वो कौन कहेंगे? आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, रामविलास शर्मा, क्योंकि मार्क्सवादी आलोचक हैं।
मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। तो इनकी जो कथन होते हैं ना अलग ही पता चल जाते हैं कि इन्होंने कहा भारतेंदु युग का जो साहित्य है व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। तो ये मार्क्सवाद आलोचक रामविलास शर्मा द्वारा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बताकर आई हूँ, तो मुझे लगता है बहुत इजी आपने बताया होगा, और 70 इनकी काव्य कृतियाँ मानी जाती हैं। चलिए 45वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए 45वां हमारा प्रश्न हो गया है काव्य कृतियाँ। 46वां प्रश्न है उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है? देखिए मैंने आपको अभी गद्य के विषय में बताया कि 19वीं शताब्दी से पहले भी गद्य लिखा जा रहा था, जिनमें नाभादास ने भक्तमाल लिखा, गोकुल दास ने लिखा, 252 वैष्णव की वार्ता, और भी कई गद्य लिखे गए, राउल बेल लिखा गया है ना, वर्ण रत्नाकर लिखा गया। तो लेकिन ये वो नहीं है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं उत्तरार्ध भक्तमाल। उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है? तो उत्तरार्ध भक्तमाल जो हमारी रचना है वो भारतेंदु की है। यहाँ देखिए कई रचनाएं भारतेंदु की ऐसी आई हैं जो अन्य कवियों से मिलती जुलती हैं, तो उन कवियों के नाम भी दे देते हैं। नाभादास, आप कंफ्यूज जाओगे कि भक्तमाल तो नाभादास की है, उधर बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थी, तो बकरी विलाप किसका था? भारतेंदु का था। अब यहाँ पे उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी है? भारतेंदु की है। उधर उलटबासियाँ जो हमने पढ़ी मुकरियाँ, वो अमीर खुसरो की थी, तो भारतेंदु की क्या थी? नए ज़माने की मुकरियाँ। तो इस तरह हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं 47वां प्रश्न, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? सूर्यपुराधीश, श्यामा लता, प्रेम संपत्ति लता और देवयानी। तो देखिए सबसे पहले ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में जान लें कि भारतेंदु युग के ही हैं। श्यामा इनकी प्रेमिका थी जिसके विषय में इन्होंने लिखा है। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि श्यामा से संबंधित रचनाएं इनकी अधिकतर आती हैं, वो आपकी गलत नहीं होंगी। तो श्याम लता है, प्रेम संपत्ति लता और देवयानी, ये तीनों ही इन्हीं की रचनाएं हैं, जबकि सूर्यपुराधीश इनकी रचना नहीं है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48वां हमारा प्रश्न है बिहारी बिहार किसकी काव्य कृति है? बिहारी बिहार जो रचना है वो किसकी काव्य रचना है? तो भारतेंदु की है, अंबिका दत्त व्यास की है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, या फिर बालकृष्ण भट्ट की है। सॉरी। तो जो रचना है बिहारी बिहार, ये ना अंबिका दत्त व्यास की है। तो जैसा कि आप जानते हैं अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु मंडल के कवि हैं, और बिहारी बिहार जो है इनकी जो है लिखी गई टीका है, ठीक है, जो इन्होंने बिहारी सस्सई पर लिखी है। आगे चलते हैं हम। देखिए मैं आपको यही पंक्ति बता रही थी और यही पंक्ति आ गई, पूरी अम्मी की कटोरिया सी, है ना, पूरी अम्मी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, बार बार पूछी जाती है कि ये जो समस्या पूर्ति है ये किसके द्वारा पूरी की गई थी? तो ये अंबिका दत्त व्यास की है। बेझिझक लगाइए, अंबिका दत्त व्यास की है ना। और अगर नहीं याद होता है तो देखिए महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा गया है ना, चिरंजीवी। तो कौन हमें अम्बे माता आशीर्वाद देती हैं चिरंजीवी रहने का। और चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, बस याद करना है और किसी भी तरह से याद रहे, बस आगे चलते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे हसीस के तन मन धन मुँह से, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो ये भारत दुर्दशा जो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, उसमें ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए इसी के साथ हमने 50 प्रश्नों को पूरा किया है, और 51 से 100 प्रश्नों तक हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। उम्मीद है आपको कुछ सहायता मिली होगी, कुछ आपको मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान से कुछ ग्रहण हुआ होगा, तो कृपया मुझे बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसी ही वीडियो आप आगे पाने के लिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।